बढ़ोतरी दर्ज की गई। मोदी सरकार की कोशिश है कि इंडस्ट्री 4.0 के अवसर को गवाया ना जाए, बल्कि भारतीय क्षमताओं के आधार पर दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से पीएलआई स्कीम जो है वो कारगर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आइए रुक कर लेते हैं राजीव सिंह ठाकुर जी, अतिरिक्त सचिव डीपीआईआईटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जो पीएलआई स्कीम की अगर बात की जाए, एक गेम चेंजिंग जो स्कीम है अभी तक ये साबित हुई है, और क्या यही उम्मीद की गई थी या उम्मीद से बेहतर इसके परिणाम अब हमें मिल रहे हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जब कोविड की जो महामारी थी, या जिसको बोलें कि महासंकट अपने शिखर पर था 2020 में जी, इस योजना को लाया गया, और ये माना लंबे समय से माना जा रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विनिर्माण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग जी, उसका जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो उसका हिस्सा होना चाहिए वो एक भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी कम है। और लंबे समय से सरकारें इस पर, पूर्व की सरकारें भी सोचती रही थी, लेकिन एक ठोस प्रयास के रूप में उत्पादन आधारित जो ये हमारा प्रोत्साहन योजना आई है पीएलआई के रूप में 2020 में, वो एक उस समय तो कोविड के तात्कालिक संकट को निपटना और साथ में एक दीर्घकालीन रणनीति थी कि किस तरह से जो विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है कैसे बढ़े हमारे सकल घरेलू उत्पाद में। और ये क्यों बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर तीन मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद किसी भी राष्ट्र की जो जीडीपी जिसको बोलते हैं या सकल घरेलू उत्पाद, उसमें तीन मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जिसको पहला तो माने हम यही विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, और जो कृषि क्षेत्र है ज़्यादातर बड़ी जो विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत ही उसका कम अब हिस्सा रह गया है जीडीपी में। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये इसका हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, और इस कारण से ये सोचा गया कि कैसे विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो उस लिहाज से उस लक्ष्य को सामने रखकर एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई, जो कि 2029-30 तक ज़्यादातर केसों में, कुछ में पहले भी 14 पीएलआई स्कीमें, आपको पता है 10 मंत्रालय और विभाग इसको भारत सरकार के संचालित करते हैं। और जो हमारा विभाग है जो जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं, जो कि उद्योग और व्यापार जो हमारा मंत्रालय है, कॉमर्स इंडस्ट्री, उसमें आता है जी। तो हमारा काम ये है कि पीएलआई स्कीम का एक तरह से हम लोग एक नोडल विभाग हैं, और सारे इन 14 पीएलआई और 10 मंत्रालयों को हम लोग समय समय पर उनसे सूचनाएं लेते हैं, और आगे उनको किस तरह से उनका क्रियान्वयन जो है वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज उनको जी, और नीति आयोग को और अन्य जगहों पर हमारे एक तालमेल स्थापित करने के लिए काम किया गया है जी। अब जहाँ तक ये बात है कि इसका अब तक किस तरह से रहा है परिणाम, और परिणाम तो नहीं, किस तरह से चालू हुई है और किस तरह से चल रही है योजना, परिणाम तो खैर कहना भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। कारण ये कि मुश्किल से 2 वर्ष हुए हैं, कुछ एक योजनाएं तो ऐसी हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है। इसका मतलब ये कि जेस्टेशन पीरियड या उनका अभी तक तो उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीक उनको विदेशों से आयात भी करनी थी, और उसके लिए काम चल रहा है। जैसे कि हम इसकी बात करें कि एमएनआरई सेक्टर की जी, जिसमें या और भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको उन्होंने शुरू से प्लान इस तरह से किया था कि कम से कम 2 साल तो हमको लग जाएंगे इस पूरी व्यवस्था को जमाने में जी। तो लेकिन अब तक जो रहा है पूरा 2-2.5 साल का हमारा सफ़र, जो कि आगे अगले 5-7 साल और सफ़र चलेगा ये, तो उसको बेसिकली इस तरह से देखा जाए, जैसा कि परसों हमारा एक बड़ा महाकुंभ भी हुआ पीएलआई का भारत मंडपम में, जिसमें कि सारे हमारे लगभग 700 से ज़्यादा जो हमारे कंपनियां हैं जो कि इसमें मेंबर है 14 पीएलआई में, जिन्होंने निवेश किया है जी, और मंत्रालय सारे आए थे, हमारे मंत्री जी भी वहाँ थे। तो यही कहा गया कि ये कोई एक हमेशा चलने वाली एक योजना नहीं है सरकार की, इसको योजना ना मान करके किक स्टार्ट माना जाए, कि इसको जैसे कि उदाहरण में दिया हमारे मंत्री जी ने कि स्कूटर को किक स्टार्ट करने के लिए पुराने ज़माने में जो स्कूटर होते थे कि हम किक मारते थे, उसके बाद अपना चलता रहता था। तो ये उस तरह से देखा जाए कि इसको लगातार हम पूरे एंड टू एंड कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री को, लेकिन एक कंपटीशन या
टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र या कुछ जगहों पर जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारी जी लागत उत्पादन की, उसको कहीं न कहीं कंपनसेट करने के लिए कुछ समय के लिए एक ये प्रोत्साहन की स्कीम है। जी उसके बाद तो इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा करना है और देश में ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों से भी उनको प्रतिस्पर्धा करनी है। जी बिल्कुल राजीव जी, और जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ एक किक स्टार्ट बल्कि अगर देखा जाए तो एक मजबूत मंच जो है वो इसके ज़रिए प्रदान किया जा रहा है। और इसके जो नतीजे जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो धीरे धीरे अब इसमें जो इजाफा हो रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जिसको बोले हैं पीएलआई की, वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग या जिसको लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है स्कीम का नाम, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आती है। जी उसमें जिस तरह का रिस्पांस आया है और जिस तरह का एक्सपोर्ट्स खासकर जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका और यूरोप की, वहाँ पर जो हम कर पाए हैं पिछले मात्र 2 सालों में ही, वो निश्चित रूप से अद्भुत है। और इतने कम समय में जो बहुत नाम मात्र का निर्यात था इस क्षेत्र में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा। जी ये वाकई चमत्कारिक है और इससे एक भरोसा भी हुआ है कि अगर इस तरह की सही योजनाएं बनाई जाएं और सही तरह से हमारे कंपनियों को और उद्योगों को एक प्रोत्साहन का सही तरह से पूरा एक मंच दिया जाए और उसका एक प्रबंधन किया जाए तो आगे आते हैं लोग और निवेश करते हैं और इससे सभी को फ़ायदा मिलता है, निर्यात बढ़ता है, तो तरह तरह की चीज़ें हमारे देश में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के रूप में और निवेश के रूप में तो आती ही हैं, साथ में रोजगार का भी एक हमारा जी वृद्धि होती है, लेकिन साथ में एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जो कि एक आगे लॉन्ग टर्म में हमको लगता है दीर्घकालिक रूप से सभी के लिए एक उससे फ़ायदा होगा। जी राजीव जी, और जिस इकोसिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं आने वाले समय में देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूती देगा ही, और किस तरीके से इसका जो प्रारूप है नज़र आ सकता है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा 3 क्षेत्र में, लेकिन आज 14 क्षेत्र में है। लगातार जो इजाफा है वो इसमें हो रहा है और यही है एक प्रमुख वजह, प्रमुख कारण जिस वजह से अर्थव्यवस्था में भी मजबूती की बात हम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि 14 पीएलआई क्षेत्रों को चुना गया, वो उसको चुनने के पीछे भी आधार था। जी उसमें तथ्यों को पहले देखा गया कि किन किन क्षेत्रों में हम पीछे चल रहे हैं, कमज़ोर हैं। साथ ही स्ट्रेटेजिक जिसको बोला जाए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी इसमें ध्यान दिया गया। अब एक जिसकी क्षेत्र जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन जिसमें बहुत असाधारण काम हुआ है, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। जी तो उसमें 3 हमारी योजनाएं हैं और ज़्यादातर इन योजनाओं में हम लोग करीब करीब आयात के ऊपर निर्भर थे, लेकिन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस, 3 स्कीमें जो हैं उनमें हमको व्यापक रूप से सफलता मिली और हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया। विदेशी कंपनियां भारत में उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। जैसे कि आप मेडिकल डिवाइस का उदाहरण देना चाहूँगा, जिसमें कि जितने भी हमारे बड़े और बहुत ही आधुनिक मशीनें होती हैं इलाज के लिए, जैसे कि एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, जी जितनी भी प्रकार की सारी चीज़ें करीब करीब हम अभी आयात पर निर्भर थे, लेकिन जितनी विश्व की बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में हैं जैसे कि सीमेंस, जी और जितने भी फिलिप्स वगैरह सब भारत में हैं, उन्होंने करीब करीब काम शुरू किया है और उनके उत्पादन भी शुरू हो गए हैं। जी तो इसी तरह से पेंसिलिन जी और इस तरह की जो बहुत ही जरूरी जो कि दवाइयाँ थी और ड्रग्स थी, उनको भी भारत में उत्पादन उनका शुरू हुआ है और आयात से उसमें हमको काफ़ी कमी आई है। ये नहीं कि हमको आयात किसी भी चीज़ का नहीं करना है, लेकिन ये है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें कि एक तरह से हम कभी भी संकट में आ सकते हैं अगर हमारा पूरा तरह से निर्भरता आयात पे रही, और हमारा मेडिकल सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो इस तरह का क्रिटिकल सेक्टर है, जब कोविड के समय हमने देखा जी कई देशों में इस संकट की स्थिति बन गई जब उनके पास वैक्सीन नहीं था या उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन की कमी रही, तो एक ये उदाहरण फार्मा का बड़ा सामने आता है। यानी हम मान सकते हैं जो निर्भरता है उसको हम कम कर रहे हैं, किसी तरह का जोखिम ना रहे, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ आपने जाना किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जब बात हम कर रहे हैं